रचना कार्यक्रम के विशेष अंक में आप सबका अभिवादन। आज जिस अजीम शायरा से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, मेरी आंखों में अभी तक वो धनक बाकी है, 7 रंगों की रुपहली सी चमक बाकी है। वाकई वो सुभद्रा कुमारी चौहान, वो महादेवी वर्मा, वो अमृता प्रीतम, वो सुखविंदर अमृत को याद दिला देती हैं। और गजल के कभी कुछ छुपाया नहीं और उसने कभी कुछ बताया नहीं। शहद सी मीठी जुबान लिए, चेहरे पर हरदम खिली मुस्कान लिए, गज़ल, गीत, कविता, नज़्म की भरमार लिए, अपनी एक अलग सी पहचान लिए, एक नया अंदाज लिए, आपके समक्ष हैं कवित्री व शायरा मधु मधुमन। मधु जी महिला काव्य मंच अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ग्लोबल अध्यक्षा हैं। आपका जन्म स्थान यूं तो उत्तर प्रदेश है, परंतु शादी के बाद से आप पंजाब के पटियाला शहर में बस गई। आपने एमए इंग्लिश किया और बहुत वर्षों तक बतौर इंग्लिश की अध्यापिका कार्यरत रही। आपने बच्चों की सर्वप्रिय अध्यापिका होने का गौरव भी प्राप्त किया। आपकी प्यारी सी बगिया में 2 फूल खिले। बेटी मनोवैज्ञानिक है तथा बेटा ऑस्ट्रेलिया में ऊंचे पद पर कार्यरत है। आपके हमसफर पेशे से डॉक्टर थे और 2012 में उनका साथ छूटने के बाद आपने साहित्य का दामन थामा। गीत और गज़लें आपके हमसफर बने। आपने हर विधा में महारत हासिल की। गीत, गज़ल, छंद, दोहे, माहिया, कुछ भी तो ऐसा नहीं जो आपसे छूटा हो। अब तक आपके कुल 7 गज़ल व काव्य संग्रह पाठकों तक पहुंच चुके हैं। पहला काव्य संग्रह 2015 में प्रकाशित हुआ, नाम था दिल की गिरह से। फिर 2016 में आपका काव्य संग्रह छपा, ख्वाबों के दरमियां। 2018 में ओस की बूंदे अस्तित्व में आया। लुबान द फ्रेग्रेंस पहला गज़ल संग्रह 2017 में, वक्त की दहलीज पर 2019 में, और धनक बाकी है, इसने तो पाठकों को साहित्य सागर में डुबकी लगाने को मजबूर कर दिया। एक एक लम्हे को खूबसूरती से पिरोते हुए आप पुनः पाठकों के बीच लेकर आई लम्हों की फुलकारी। अनेकों ही संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित हो चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं मधु मधुमन से। दर्शकों, आज आप सबके सामने मैं मधु मधुमन जी, जिनकी खूबसूरत आंखें और मीठी आवाज़ मधु जैसी, उनसे मिलवाने जा रही हूँ। मधु मधुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरादीप जी। जलंधर दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा मधु मधुमन का पटियाला से नमस्कार और बहुत आभार जलंधर दूरदर्शन का मुझे दर्शकों से रूबरू होने का मौका देने के लिए। और इरादीप जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। मधु मधुमन जी, मुझे ये बताएं, आपने अपनी पहली रचना की शुरुआत कब की और कैसे की? पहली रचना की बात तो ऐसे है कि जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तब इरादीप जी। और यूँ बस कैसे हुई, संवेदना से कविता जन्म लेती है। तो मैं एक बस में ट्रैवल कर रही थी, कुछ सीन ऐसा दिखा जिससे मेरे
मन को एक हिलोरें सी उठी मन में और एक कविता का जन्म हुआ। तो तब से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे थोड़ा कुछ सफ़र चलता रहा। वो पंक्तियाँ कुछ यूँ थीं, यूँ ही कभी ख़याल आता है मेरे मन में, यूँ ही कभी ख़याल आता है मेरे मन में कि ये दुनिया बदल जाए तो कितना अच्छा हो। हर एक शख्स को एहसास हो शराफत का, हर एक आदमी यहाँ मन का सच्चा हो, कि सिर्फ प्यार की गुंजार हो जीवन बन में, यूँ ही कभी ख़याल आता है मेरे मन में। तो ये इन पंक्तियों से शुरुआत हुई, फ्रेंड्स को अच्छी लगी, फिर थोड़ा बहुत लिखती रहती थी, लेकिन ऐसे कोई साहित्यिक क्षेत्र में कोई योगदान नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का तुकबंदियाँ लिखना जारी रहीं। तो बस साहित्यिक जगत का सफ़र कब आपने उसकी शुरुआत की, वो भी दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। आप साहित्यिक जगत से अब तो बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हैं और आपके कई गज़ल संग्रह और काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और धनक बाकी है में वाकई आपकी पूरी चमक नज़र आती है, तो कुछ बयां करें। जी, तो ऐसा हुआ कि जैसा मैंने बताया आपको कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो ये लिखा और थोड़ा बहुत कुछ पंक्तियाँ लिखती रही, लेकिन मेरी कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं है, मेरी बिज़नेस फैमिली है। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, बहुत किताबें पढ़ती थी, नॉवेल्स बहुत ज़्यादा। पोइट्री का तो कभी सोचा भी नहीं था, सुनते ज़रूर थे। बहुत गज़ल से इनको जगजीत सिंह जी, चित्रा सिंह जी को बहुत सुनते थे, लेकिन पोइट्री का कभी लिखने का नहीं सोचा था। फिर 1980 में शादी हो गई, उसके बाद 15 साल घर गृहस्थी बच्चे इसी में बस व्यस्त रहे, कोई साहित्य नहीं, कविता नहीं। और फिर 15 साल बाद मैंने बीएड किया, स्कूल जॉब ज्वाइन की। तो जब स्कूल के दौरान कभी एनुअल फंक्शन वगैरह होते थे, तब मेरे अंदर का कवि जो है वो कुल्हाचे भरता था और कुछ कविता हो जाती थी। तो मैंने बहुत से कव्वाली लिखी, गीत लिखे और बहुत सी उनको इनैक्ट करवाया। एक गंगा की व्यथा मैंने लिखी थी, वो बहुत पसंद की गई। और जब मैं उसके बाद की जब मैं कहानी बताती हूँ, जब मैं उसमें आ गई साहित्य जगत में, तो जो पहली जो बड़ा कवि सम्मेलन ऋषिकेश में गंगा घाट पर ये कविता मैंने पढ़ी थी, जिसको बहुत प्यार मिला था सुनने वालों का। और इस तरीके से कविता बस की दो पंक्तियाँ हमें दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। मैं इसकी भी दो यूं ही थी, बस ये कविता तो लंबी है कि पिता हिमालय माँ गंगोत्री की मैं लाडली पुत्री, गौमुख मेरा जन्म स्थल है यहीं से मैं अवतरित हुई, बाबुल के घर चंचल स्वच्छंद करती रही अटखेलियाँ, यमुना रावी ब्यास व सतलुज सब हैं मेरी सहेलियाँ, खेल कूद कर बीता बचपन जब आया यौवन मुझ पर, भेज दिया बाबुल ने मुझको पर्वत से मैदानों तक, और बंक की खाड़ी तक की है यात्रा, वहीं है अब ससुराल मेरी, भूल गई मैं तेज भागना मंद हो गई चाल मेरी। ऐसी ये लंबी कविता है, इसको करेंगे तो समय ज़्यादा जाएगा। मैं एक और इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कविता ऐसे हो जाती है, स्कूल जब मुझे जाना था तो जल्दी जल्दी में हम, जैसा आप जानते हैं, घर के काम भी निपटाते हैं, तो एक ख़बर सुनी कि दिल्ली में एक एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे बच्चे उसमें नहीं रहे। मन बहुत द्रवित हुआ, लेकिन क्या, जल्दी जल्दी सबको जो कुछ करना था किया, अपना चाय का कप लिया और चल दिए। रास्ते में ख़याल यूं ही आया, तो एक वो जो कविता हुई वो शेयर करती हूँ आपसे और दर्शकों से, कि मानव और मशीन में अब फ़र्क थोड़ा रह गया, मानव और मशीन में अब फ़र्क थोड़ा रह गया, भावनाओं का समंदर किस किनारे बह गया, अब किसी के दुख से क्यों होती नहीं है वेदना, अब किसी के दुख से क्यों होती नहीं है वेदना, सुप्त होती जा रही है किस कदर संवेदना, क्या हुआ जो सामने मकान किसी का ढह गया, मानव और मशीन में अब फ़र्क थोड़ा रह गया। और अखबार खोला तो पढ़ा, अखबार खोला तो पढ़ा, दुर्घटना में 100 मर गए, अखबार खोला तो पढ़ा, दुर्घटना में 100 मर गए, चाय की चुस्की के संग हम ये खबर यूं पी गए, जैसे कोई सरसरी सी बात यूं ही कह गया, भावनाओं का समंदर किस किनारे बह गया। तो ऐसे भावनाओं से कविताएं जन्म लेती हैं और लेती रहीं, लेकिन फिर भी उसको मैं साहित्यिक उसमें नहीं कह सकती, क्योंकि ये बस यूं ही कागज़ों तक सीमित रही थी। और फिर स्कूल में मैगज़ीन की एडिटर भी रही, तो बहुत कुछ लिखा जाता रहा। 2012 में ज़िंदगी में एक झटका मिला। माय हस्बैंड वाज अ डॉक्टर, वो नहीं रहे,
लाइफ में एक शून्य आ गया, बच्चे अपने सेटल थे। फिर मुझे साहित्य ने सहारा दिया और मेरे शून्य को भरा, और उसके बाद से मैंने साहित्य में विधिवत पदार्पण किया। हमारे शहर में मुझे उससे पहले पता भी नहीं था कि इतनी गतिविधियाँ होती हैं। गोष्ठियों में जाना शुरू किया और शुरुआत हो गई। और फिर 2012 में इंसिडेंट हुई थी, 13 में मैंने जॉब छोड़ी, और उसके बाद 15 में मेरी पहली किताब रिलीज़ हो गई थी, दिल की गिरह से, जिसका नाम है। तो यूँ साहित्यिक शुरुआत हुई मेरी। तो दर्शकों, आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि मधुमन जी इस उम्र के इस पड़ाव पे भी साहित्य की ऊंची चोटियों पर विराजमान हैं। उन्होंने साहित्य का सफ़र बहुत लेट तो शुरू किया, लेकिन साहित्य के सफ़र में उन्होंने उम्र को बाधा नहीं माना, बल्कि अपने जवान होने का एहसास वो साहित्य की गूंज में देती रही हैं। किसी भी उम्र में इंसान कुछ भी सीख सकता है। इन्होंने इस उम्र में उर्दू भी सीखी और अंग्रेज़ी की ये अध्यापिका रही हैं। एक सवाल इनसे पूछना चाहूँगी कि अध्यापिका होना क्या आपके साहित्यिक जगत के लिए कुछ खास विशेष मायने रखता है? हाँ, बिल्कुल कुछ तो मायने रखता है, क्योंकि जब हम बच्चों के बीच में होते हैं कितनी संवेदनाओं से जुड़ते हैं। और मेरे केस में तो ऐसा हुआ कि बच्चों के लिए लिखते लिखते ही मैंने शुरुआत की। बहुत सी मैंने बाल कविताएं भी लिखी, उनको अभी पब्लिश नहीं कराया, लेकिन हाँ, कुछ मायने में ये मदद तो करता है। बाकी तो संवेदनाएं हर एक के मन में होती हैं, बस उनको डूबने की ज़रूरत होती है और उकेरने की ज़रूरत होती है। तो साहित्यिक जगत में आपके कौन गुरु रहे हैं, या आपने साहित्यिक जगत की बारीकियों को किन से सीखा? गुरु तो मुझे कह लें कि कोई नहीं भी हैं और सब भी हैं। वैसे कोई उस्ताद जिसको कह सकूं या गुरु, वैसा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तो मन की भावनाएं थीं, जैसी थी बहती गईं कविताएं और नज़में। लेकिन गज़ल में ज़रूरत पड़ती है किसी उस्ताद या गुरु की, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं था, क्योंकि मेरा इतना किसी के साथ राब्ता भी नहीं था। हाँ, जब गोष्ठियों में जाना शुरू किया, हम लोग जैसे पहले जगजीत सिंह, चित्रा सिंह जी को सुनते थे, आप जानते हो जैसे, तो मन में शौक़ आता था। मैं मुशायरे भी बहुत सुनती थी और बहुत मन करता था कि मैं भी कुछ कहूँ, तो मैं कह भी लेती थी। जब लिखना शुरू किया तो मुझे लगता था कि गज़ल हो गई। लेकिन जब हम इसमें गोष्ठियों में जाना शुरू किया, हमारे शहर में कुछ अच्छे शायर हैं, तो मुझे पता चला कि गज़ल के तो बहुत नियम होते हैं, बहुत इसको बनना पड़ता है। तो फिर मैंने जानना चाहा, लेकिन मुझे लगा ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे बस का नहीं है। एक बार तो मैंने हौसला हार दिया था कि गज़ल मैं नहीं कह पाऊँगी। फिर मैं आज टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देती हूँ, उसमें कुछ 1 to 1 मेरी नज़र पड़ी, तो मुझे लगा ये तो कुछ मेरे मतलब का है। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की और मैं सफल हुई। एक दिन में मैं 1 से 2 से 3 गज़लों की प्रैक्टिस होती रही। फिर मैं कह सकती हूँ कि सभी लोग जिनको सुनते हैं, जिनको पढ़ते हैं, और ऐसे आपस में बातचीत से भी कई रास्ते मिलते हैं, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सभी गुरु हैं और कोई विशेष गुरु नहीं है। तो ऐसे गज़लों की शुरुआत भी हुई मेरी। और किसी नए रदीफ पे गज़ल लिखी है, कही है? आजकल बहुत नए रदीफ चले हैं, तो 2-3 उसके। एक मेरी पसंद का रदीफ यूं ही हो गया था, ख्याल आया कि बड़ा तंग किया, ये रदीफ था उसका, और उस रदीफ ने मुझे बड़ा तंग किया कि उसके काफ़िए बड़े ज़बरदस्त थे। तो प्लीज़ कहिए। तो ज़िंदगी तेरे तगाफुल ने बड़ा तंग किया, और हमने जोड़ा तो उधर तोड़ दिया फिर उसने, हमने जोड़ा तो उधर तोड़ दिया फिर उसने, हाय उम्र भर रब्ते तहम्मुल ने बड़ा तंग किया। पेशेंस तहम्मुल कहते हैं, तो उम्र भर रब्ते तहम्मुल ने बड़ा तंग किया, और जाने किस समत हमें खींचे लिए जाता है, जाने किस समत हमें खींचे लिए जाता है, हाय इस दिल के तख़य्युल ने बड़ा तंग किया। और एक हारी हुई सूरत ही नज़र आती है, एक हारी हुई सूरत ही नज़र आती है, आईने तुझसे तकाबुल ने बड़ा तंग किया, आईने तुझसे तकाबुल ने बड़ा तंग किया। और इस गज़ल में एक शेर यूँ भी हो गया था, दिल जो उलझा तो सुलझने की ना सूरत निकली, वाह कमाल। दिल जो उलझा तो सुलझने की ना सूरत निकली,
हमको तेरे ख़मे काकुल ने बड़ा तंग किया, हमको तेरे ख़मों काकुल ने बड़ा तंग किया, ज़िंदगी तेरे तगाफुल ने बड़ा तंग किया। तो ये एक रदीफ़ बहुत ही बढ़िया, आपने नए रदीफ को जन्म देकर बहुत खूबसूरत गज़ल कही है, लाजवाब, बेमिसाल। और आपकी लम्हों की फुलकारी में से है, यादों की फुलकारी रख, खुशबू से दिल तारी रख। तो मधु जी, लम्हों की फुलकारी में से कुछ गज़ल के अंश कहेंगी? जी ज़रूर। जीना मुश्किल कर देगा, मन मत इतना भारी रख, मंजिल मिल ही जाएगी, तू बस चलना जारी रख। इसी गज़ल के और भी अशार ऐसे हैं। तो और भी इसमें कुछ जो हैं मुझे पसंद हैं, उनके 2-3 अशार सुना देती हूँ आपको। कि हमने ख़ुद को कभी बेजार नहीं होने दिया, हमने ख़ुद को कभी बेजार नहीं होने दिया, बहुत खूब, बहुत अपनी उम्मीद को मिस्मार नहीं होने दिया, हमने ख़ुद को कभी बेजार नहीं होने दिया, अपनी उम्मीद को मिस्मार नहीं होने दिया। मुश्किलें लाख भले राह में आई लेकिन, मुश्किलें लाख भले राह में आई लेकिन, अपने किरदार को लाचार नहीं होने दिया, अपने किरदार को लाचार नहीं होने दिया। और एक आधी आबादी हम सब की तरफ से एक शेर यूँ हुआ कि हम जो बिस्तर पे पड़े कौन संभालेगा हमें, हम जो बिस्तर पे पड़े कौन संभालेगा हमें, बस इसी फ़िक्र ने बीमार नहीं होने दिया, बस इसी फ़िक्र ने बीमार नहीं होने दिया। और एक शेर इसमें और भी मुझे पसंद है कि अपने बच्चों को सहूलत की हर एक शय देकर, अपने बच्चों को सहूलत की हर एक शय देकर, हमने खुद उनको समझदार नहीं होने दिया, बहुत हमने खुद उनको समझदार नहीं होने दिया। तो ऐसी हैं गज़लें इसमें लम्हों की फुलकारी में। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत। अभी आपने माँ बाप के कर्तव्यों के बारे में भी इस गज़ल में बहुत खूब कह दिया है, क्योंकि गज़ल की खासियत ये है कि बहुत कम शब्दों में बहुत विस्तृत रूप में सब कुछ कह देती है। तो कुछ अपनी नज़्म की पंक्तियों के साथ भी दर्शकों को रूबरू कराएं जी, एक नज़्म हो जाए। जी, मुझे जितनी याद आती है मैं सुना देती हूँ। एक नज़्म मुझे बहुत, वो संदेश भी कह सकती हैं उसको और वो सीख भी है कि ज़िंदगी मेरे कहने से कहाँ चलती है, ज़िंदगी मेरे कहने से कहाँ चलती है जो मैं कुछ कहूँ, और बात मेरे कहने से कहाँ बनती है जो मैं कुछ कहूँ। ज़िंदगी मेरे कहने से कहाँ चलती है जो मैं कुछ कहूँ, और बात मेरे कहने से कहाँ बनती है जो मैं कुछ कहूँ। चाँद मेरे कहने से आएगा नहीं, चाँद मेरे कहने से आएगा नहीं, सूरज मेरे कहने से जाएगा नहीं, पर्वत मेरे चाहने से हिलेगा नहीं, और दरिया मेरे कहने से रुकेगा नहीं। तो बेहतर यही है कि बहते दरिया में बहूँ और मस्त रहूँ। ज़िंदगी मेरी कहने से कहाँ चलती है जो मैं कुछ कहूँ। और इसका एक और आगे भी कह देती हूँ कि लिखा है जो किस्मत में होकर रहा है, लिखा है जो किस्मत में होकर रहा है, मुकद्दर से कोई कहाँ लड़ सका है। ये जीवन का एक अमिट फ़लसफ़ा है कि होगा वही जिसमें उसकी रज़ा है, कि होगा वही जिसमें उसकी रज़ा है। तो बेहतर यही है कि उसकी रज़ा में रहूं और मस्त रहूं। ज़िंदगी मेरे कहने से कहाँ चलती है जो मैं कुछ कहूँ, ज़िंदगी मेरे कहने से। कुछ गा कर भी हमें सुनाएं। सुरों की मलिका हैं, आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और दर्शक आपकी इस मधुमन मिठास की आवाज़ जो हम तक पहुंच जाए, इसके लिए कुछ। चलिए, आपने तरन्नुम की बात की, वैसे मैं अभी तैयार नहीं थी, लेकिन चलिए। ज़ीस्त की अंजुमन में मैं हूँ या नहीं, अब किसी के भी मन में मैं हूँ या नहीं। ज़ीस्त की अंजुमन में मैं हूँ या नहीं, अब किसी के भी मन में मैं हूँ या नहीं। खुशबुएं उड़ गईं, खुशबुएं उड़ गईं, रंगते लापता, खुशबुएं उड़ गईं, रंगते लापता। कारवाएं सुखन में मैं हूँ या नहीं, कारवाएं चमन में
मैं हूँ या नहीं। एक मुद्दत से छल के नहीं चश्म ये, एक मुद्दत से छल के नहीं चश्म ये, जाने अब इस बदन में मैं हूँ या नहीं। बहुत खूबसूरत आवाज़, वाकई में बहुत खूबसूरत कहती हैं। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमसे कब मांगा गया है मशवरा कोई कभी, बस हमारे सामने तो फैसला रखा गया। जी, शायद बिल्कुल। ये हम जैसी औरतों को जी, आधी आबादी की आवाज़ कही है, आवाज़ कही गई है। जी, जी। तो कुछ हमारे लिए भी दर्शकों को बताना चाहेंगी कि क्या सोचती हैं नारी जगत के बारे में, और क्या चाहती हैं कि हम आगे कैसे बढ़ सकती हैं। आपने इस सफ़र में शुरुआत कर दी है, हम भी बढ़ना चाहती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बढ़ना क्या चाहते हैं? आप तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं और इतना कुछ कर रही हैं, और देखिए आप अच्छी कवित्री भी हैं, तो आज की नारी बहुत आगे बढ़ाई है। और क्योंकि आज की नारी के ये सपने हैं कि करना है अब हर सपना साकार मुझे, करना है अब हर सपना साकार मुझे, उड़कर जाना है आकाश के पार मुझे, भरने हैं अब चांद सितारे मुट्ठी में, भरने हैं अब चांद सितारे मुट्ठी में, इससे कम अब कुछ भी नहीं स्वीकार मुझे, इससे कम अब कुछ भी नहीं स्वीकार मुझे। बंगला गाड़ी चूड़ी कंगन पायल हार, ये सब बातें लगती हैं बेकार मुझे, ये बातें अब लगती हैं बेकार मुझे। और हर निर्णय में मेरी हिस्सेदारी हो, हर निर्णय में मेरी हिस्सेदारी हो, अब तो मधुमन इसकी है दरकार मुझे, अब तो मधुमन इसकी है दरकार मुझे। तो यही चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं ना, हम बच्चियाँ हमारी आगे आएँ, हर फील्ड में आ भी रही हैं, सियासत में भी आएँ, और घरों में भी हर निर्णय में उनकी भी हिस्सेदारी हो। यही आज की नारी की मांग है और यही ज़रूरत है समय की। तो दर्शकों, आपके साथ ये भी बांटना चाहती हूँ कि इन्होंने दोहे भी लिखे हैं, इन्होंने गज़ल भी कही है, गीत भी कहे हैं, नज़म भी कही है, कविता भी कही है, और माहिया बहुत सुर में गाती हैं और छंद और अलंकारों का ध्यान रखकर कविता को नया आयाम तक पहुंचा चुकी हैं। लगाऊं किस जगह तुलसी का पौधा कि मेरे फ्लैट में आंगन नहीं है, यानी हर मुद्दे को ये छू चुकी हैं, और आपने हर मुद्दे पर फ्लैट, घर, हर विषय को छुआ है। औरत के जगत को, नारी जगत को, उसकी ऊंचाइयों के सफ़र को, उसकी दिक्कतों को भी छुआ है। बहुत खूबसूरती से आपने गज़ल कहना शुरू किया है, नए रदीफ लिखे हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपकी पेशकारी है। और मधु जी, दर्शकों के साथ आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगी? आखिर में मैं एक संदेश के उसमें एक घनाक्षरी रख देती हूँ। 2 दिनों का जीवन है, 2 दिनों का जीवन है, हंस के बिताइए जी, 2 दिनों का जीवन है, हंस के बिताइए जी, बेवजह किसी से यहाँ रार न बढ़ाइए। 2 दिनों का जीवन है, हंस के बिताइए जी, बेवजह किसी से यहाँ रार न बढ़ाइए। और रार तकरार कभी हो भी जाए किसी से तो, रार तकरार कभी हो भी जाए किसी से तो, छोटी छोटी बातों को न मन पे लगाइए। और साथ जब लेके कुछ जाना ही नहीं है तो, साथ जब लेके कुछ जाना ही नहीं है तो, बोझ फिर किस लिए दिल पे उठाइए। फूल जैसे खिलते हैं कांटों में भी हंस कर, फूल जैसे खिलते हैं कांटों में भी हंस कर, मुश्किलों में रह के भी आप मुस्कुराइए, मुश्किलों में रह के भी आप मुस्कुराइए। तो यही संदेश देना चाहती हूँ। मुश्किलें जीवन का अंग है, सफ़र का हुस्न है। तो जैसे फूल कांटों में हंसकर खिलते हैं, हमें भी मुश्किलों को झेलते हुए, हंसते हुए जीवन बिताना है। यही संदेश देना चाहूँगी। आपके संदेश से तो हम नतमस्तक हो गए, और वाकई में हम भी अपनी जीवन धारा में इसको अपनाएंगे कि हर मुश्किल से हम जीत सकते हैं और हर उम्र में कुछ सीख सकते हैं। आप
को बहुत ही संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। गज़ल कुंभ ने बहुत बड़े सम्मान दिए हैं और अपने बहुत नए नए आयाम छुए हैं। बहुत जगह आपके कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं। उर्दू शायरी में आपने एक नया आयाम छू लिया है। बहुत दिली मुबारकबाद मधु जी, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। बहुत शुक्रिया इरादीप जी आपका, मुझे दर्शकों से रूबरू होने का मौका देने के लिए, और जालंधर दूरदर्शन का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों को नमस्कार।